आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की ये कहानी उस महिला की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के लिए कुर्बान कर दी थी और एक गुमनामी मौत ने कैसे उसे वक्त के साथ पूरी तरह भुला दिया। इस महिला ने अपने काम को एक मिशन की तरह पूरा तो किया, लेकिन कभी सरकार या सिस्टम से कभी कुछ नहीं मांगा। अलबत्ता जब कभी सरकार की तरफ से उसको कुछ देने की कोशिश भी हुई तो उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि उसे भीख नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो किया वह उसे उसका फर्ज समझकर किया, न तो कभी पैसे या पद की लालच की खातिर उस मिशन को अपनाया। ये कहानी आज़ाद हिंदुस्तान की पहला महिला जासूस की है, नीरा आर्या। उस महिला जासूस का नाम था जिसे हिंदुस्तान के खुफिया महकमे में नीरा रागिनी के नाम से पहचाना जाता था। आज के डीएनएम शो में हम आपको देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की कहानी बताएंगे। ये बताएंगे कि नीरा आर्या ने किस तरीके से जासूसी की भारत के लिए और भारत के लिए क्या क्या काम किए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पैदा हुई थी नीरा आर्या। ये साल था 1902। एक अच्छे खासे खाते पीते परिवार में आर्या का जन्म हुआ था और शुरू से ही वो खतरों से खेलने का शौक रखती थी। उनके पिता सेठ छज्जू मल का बागपत के इलाके के साथ यूपी में बड़ा नाम उस समय हुआ करता था। सेठ छज्जू मल का कारोबार देश भर में फैला हुआ था, इसलिए नीरा को बचपन से ही देश के कई हिस्सों में जाने और हर तरह के लोगों के साथ मेल जोल करने का मौका भी मिला। उस वक्त सेठ छज्जू मल का ज़्यादातर कारोबार कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में था। ये वही दौर था जब मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। सेठ छज्जू मल ज़्यादातर कारोबार के सिलसिले में अंग्रेज़ों के साथ ही उठना बैठना करते थे, मगर इसके ठीक उलट छज्जू मल के परिवार के दोनों बच्चे नीरा आर्या और उनका भाई शुरू से ही इस बात के कायल थे कि हमारा देश हमारा है, अंग्रेज क्यों हमारे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। नीरा आर्या अपने परिवार के साथ कलकत्ता गई। वहाँ उन्होंने काफ़ी वक्त वहीं बिताया। उनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई। पढ़ते पढ़ते नीरा बदलते भारत और भारत की आज़ादी के परवानों के बारे में भी अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ने लगी थी। उनके दिल में भी ये बात थी कि अंग्रेज उनके मुल्क पर राज क्यों कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही नीरा ने कोलकाता में ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना, क्योंकि नेताजी का नाम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आज़ादी के परवानों की फहरिस्त में काफ़ी इज्जत से लिया जाता था, लिहाजा उसका बहुत असर नीरा पर भी पड़ा। नेताजी के अलावा नीरा ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ और भी कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस के विचारों से नीरा आर्या बहुत प्रभावित थी। वो इस विचारधारा को सही मानती थी कि बिना लड़ाई लड़े देश को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। हालांकि गांधी जी की विचारधारा इससे काफ़ी अलग थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नीरा आर्या भी इस आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने को उतावली थी। इसी सिलसिले में नीरा आर्या ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और अपनी विचारधारा के बारे में उनसे जिक्र किया। सुभाष चंद्र बोस नीरा आर्या की सोच और समझ के कायल हो चुके थे। इधर नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने की तैयारी कर रही थी, तो उधर उनके पिता सेठ छज्जू मल ने अंग्रेज़ों की पुलिस के एक सीआईडी अफसर के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया। उस सीआईडी अफसर का नाम था श्रीकांत जय रंजन दास। नीरा आर्या के सामने अब अजीब दुविधा थी। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत को नापसंद करती थी, लेकिन उनके जीवन की एक डोर अंग्रेज़ों के हाथ मुलाजिम अफसर के साथ होने जा रहा था, यानी एक ऐसा अफसर जो अंग्रेज़ों के लिए उन लोगों की खुफियागिरी करे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रहे थे।
चूँकि नीरा अपने पिता का ज़्यादा विरोध नहीं कर सकीं और सेठ छज्जूमल ने भी अपनी बिटिया के भविष्य को ध्यान में रखकर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ नीरा का विवाह कर दिया। शादी के बाद नीरा अपनी ससुराल चली गई और अपने घर के ही कामों में व्यस्त हो गई, मगर उन्होंने न तो अपनी विचारधारा बदली और न ही उस वक्त की तमाम आज़ादी के परवानों से जुड़ी खबरों के प्रति अपनी रुचि छोड़ी। वो घर के साथ साथ अपने कार्यक्रमों का भी हिस्सा बनती रहीं, जो कहीं कहीं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए जा रहे थे। इसी बीच नीरा आर्या घर वालों की मर्जी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। सबसे दिलचस्प यही है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में एक जासूसी का भी विंग था और इस विंग की कमान संभाल रहे थे पवित्र मोहन राय। पवित्र मोहन राय की जिम्मेदारी थी कि फौज में जासूसों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग दिलाने और फिर उनसे जासूसी करवाना। असल में पवित्र मोहन राय ने महसूस किया उस वक्त अंग्रेज अफसरों को अपने घरों और दफ्तरों में काम करने के लिए महिलाओं की जरूरत होती थी। लिहाजा पवित्र मोहन राय ने आइडिया निकाला कि हरकतों पर नज़र रखने के लिए ऐसी औरतों की भर्ती अपनी जासूसी महकमे में कर ली जाए जिन्हें नौकर बनाकर अंग्रेज अफसरों के घर भेजा जा सके और उनकी खुफिया खबरों को हासिल किया जा सके। इसी अभियान के तहत पवित्र मोहन राय ने अपने महकमे में कई महिला जासूसों को अंग्रेज अफसरों के घरों में काम करने वाली घरोली नौकरानी बनाकर तैनात कर दिया। ये महिला जासूस देखने में तो घरेलू नौकर होती, लेकिन असल में होती थी पवित्र मोहन राय के महकमे की जासूस, जो न सिर्फ अच्छी अंग्रेजी समझ सकती थी बल्कि कोड वर्ड में की गई बातों का भी मतलब निकालने में माहिर थी। अब देखने में घरेलू नौकरानी अंग्रेज अफसरों के घरों में काम करती और उनकी बातें भी सुनती, उन बातों को इकट्ठा करके पवित्र मोहन राय के एजेंटों तक वो पहुंचा देती थी। नीरा आर्या जब आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई तो पवित्र मोहन राय ने उन्हें भी इसी मिशन का हिस्सा बना दिया। अपनी जासूसी के दिनों में नीरा आर्या ने अंग्रेज अफसरों के कई बड़े ऑपरेशन की जानकारी अपने महकमे तक पहुंचाई, जिससे कई मौक़ों पर क्रांतिकारियों की जान को बचाया जा सका। नीरा आर्या को काम से न सिर्फ पवित्र मोहन राय बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीरा आर्या को देश की पहली महिला जासूस का खिताब भी दे दिया। उधर नीरा आर्या पर शक की वजह से उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास ने पुलिस महकमे की बजाय खुद अपनी पत्नी की ही CID गिरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में श्रीकांत जयरंजन दास को यह पता चल गया कि नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज वाले सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीब है। इसी बीच अपनी पत्नी का पीछा करते हुए श्रीकांत जयरंजन दास उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां सुभाष चंद्र बोस अपने साथियों के साथ अक्सर गुप्त बैठकें किया करते थे। नेताजी को सामने देखकर CID अफसर श्रीकांत जयरंजन दास ने निशाना साधा और गोली चला दी। इत्तेफाक से गोली नेताजी को नहीं लगी। अपने हीरो पर गोली चलते देख नीरा आर्या बीच में कूद पड़ी। वो एक ट्रेन जासूस भी थे, लिहाजा हथियार चलाने और हथियारों से बचना भी उसे अच्छी तरह आता था। नीरा को बीच में आता देख श्रीकांत जयरंजन दास को ये गुमान हो गया कि नीरा चूंकि उनकी पत्नी है, लिहाजा वो उनके और सुभाष चंद्र बोस के बीच में नहीं आएगी। इसी गुमान में श्रीकांत दोबारा निशाना नेताजी की तरफ साधता है, लेकिन इससे पहले श्रीकांत गोली चला पाता, नीरा आर्या ने अपने पास छुपाकर रखे खंजर से अपने ही पति का कत्ल कर दिया। वो खंजर सीधा श्रीकांत के पेट में उतार दिया। नेताजी ये सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जमाने में ऐसा समर्पण न तो देखने को मिलता था और न ही किस्सा सुनने को। मगर नीरा ने अपने हीरो को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया। तब नीरा ने जो कुछ सुभाष चंद्र बोस से कहा वो आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। नीरा ने कहा था वो अपने देश की आज़ादी और अपने फर्ज के रास्ते में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, फिर वो चाहे जो हो। ये किस्सा उस जमाने में बहुत चर्चा में रहा। लोगों ने नीरा को वीरांगना कहना शुरू कर दिया। नीरा अपना काम और अपना फर्ज निभाती रहीं और इसी बीच उनका भाई भी क्रांतिकारियों की फौज में शामिल हो गया। 1945 में एक रोज खबर आई कि एक हवाई हादसे में नेताजी की मौत हो गई। इस खबर ने आज़ाद हिंद फौज में खलबली मचा दी। कई लोग मायूस हो गए, लेकिन देश में माहौल आज़ादी का भी बनने लगा था। ये बात हर गली हर चौराहे में होने लगी कि अंग्रेज अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग सकते हैं।
इसी बीच ये खबरें भी आने लगीं कि आज़ाद हिंद फौज के कई सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। फौज के लोगों ने सियासी नेताओं के कहने पर अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। उन पर 1945 से लेकर दिसंबर 1946 तक दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। उनमें एक नीरा आर्या भी थी। अंग्रेज हुकूमत ने इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के तमाम सिपाहियों को बरी कर दिया, ये सोचकर कि अब इस फौज का असली कमांडर तो रहा नहीं, लिहाजा अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सिपाही को इस मुकदमे से बरी नहीं किया गया, वो थी नीरा आर्य, देश की महिला जासूस। असल में नीरा आर्य पर न जासूसी का इल्जाम था और न ही आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का, बल्कि एक अंग्रेज पुलिस अफसर के कत्ल का संगीन इल्जाम था, जो इत्तेफाक से नीरा आर्य के पति थे, CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास। नीरा आर्य को अंग्रेज की अदालत ने उस वक्त की सबसे बड़ी सजा यानी काला पानी की सजा सुनाई। अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा के वक्त को नीरा आर्य ने खुद की किताब में दर्ज किया। बेहिसाब तकलीफ सहने और अंडमान की जेलर की जाति सहने के बाद देश की आज़ादी के बाद जब काला पानी में उम्र कैद की सज़ा काट रहे कैदियों को हिंदुस्तान की हुकूमत ने रिहाई दी तो उसमें नीरा आर्या भी एक थी। जेल से रिहाई के बाद नीरा आर्या एक गुमनाम जिंदगी जीती रहीं। खबर है कि उसी गुमनामी जिंदगी के दौरान वो भटकते हुए हैदराबाद पहुंच गईं। नीरा आर्य आखिरी दिनों में वो फूल बेचती थीं। इस दौरान उन्हें पहचान कर उन्हें सरकारी मदद देकर उनका भला करने वाले जब भी आगे आए, नीरा आर्य ने यह कहकर हर एक मदद ठुकरा दी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने देश की खातिर, अपने फर्ज की खातिर किया। नीरा आर्य हैदराबाद के जिस इलाके में एक झोपड़ी में रहा करती थीं, उस इलाके को बाद की कुछ सरकारों ने यह कहकर तोड़ दिया कि एक कच्ची कॉलोनी अवैध है। ऐसा भी नहीं कि उस दौरान तक लोग नीरा आर्य को जानते या पहचानते नहीं थे, क्योंकि आसपास की कई महिलाओं को जब नीरा आर्य के बारे में पता चला तो उन्हें सम्मान देते हुए पैदम्मा कहकर पुकारती थी। पैदम्मा असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, पेद्दा और अम्मा, जिसका अर्थ होता है बड़ी माँ, सर्वोच्च माँ। बहरहाल पैदम्मा यानी नीरा आर्य ने हैदराबाद में बेहद गरीबी और मुफलिसी में गुजारा और 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में देश की पहला महिला जासूस ने आखिरी सांस ली। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।